Welcome back, students. And today in pharmacology, we are going to learn a very interesting topic, that is autokines. And these what are the agonists and antagonists of autokines. तो इन सब मॉलिक्यूल्स का जो है ना डिस्कवरी अर्ली 19th सेंचुरी के मतलब इसमें और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, उस टाइम में जो है तुम्हारा इसका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। और फिर इसका देखा गया कि इसका क्लिनिकल एप्लीकेशंस बहुत सारा बनाया जा सकता है जो यहाँ पे ये क्लिनिकली यूज़ हो सकता है। तो उस हिसाब से इसको फिर डेवलप किया गया। और इसमें दो चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्लिनिक में हम लोग, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है ना जिस दिन उन चार पांच टॉपिक्स में से कोई एक पेशेंट ना आए। ठीक है, जैसे माइग्रेन एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो तुमको फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रिकॉन्ड्रेंस है उसका, वो देखने को मिलता है। हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली माइग्रेन का केसेस देखते हैं। उसी तरह से रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसका ट्रीटमेंट हम लोग इसी ऑटोकाइड्स में देखेंगे, उसका भी क्या है कि केसेस डेली बेसिस पे आता है। फिर गाउटी अर्थराइटिस का भी केसेस बहुत डेली बेसिस पे आता है। तो ये सारे वो कंडीशंस हैं जो इसको अगर तुम पढ़ते हो तो क्लिनिकली तुमको यूज़फुल हो सकते हैं। मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया, कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसको दो पर्सपेक्टिव में बांट के रखना है। फर्स्ट इज़ योर एग्जामिनेशन पॉइंट, आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या एमबीबीएस देने वाले हो उस तरह से। दूसरा इज योर पेशेंट पर्सपेक्टिव कि अनटिल एंड अनलेस यू कैन ट्रीट अ पेशेंट, उसका इलाज अच्छा से आप नहीं कर पाओ तो आप नो गुड टू बी अ डॉक्टर देन। ठीक है, तो पेशेंट का पर्सपेक्टिव हमेशा ध्यान में रखना है, तभी पढ़ाई करना है। और जब आप इसका क्लिनिकल एप्लीकेशंस पढ़ोगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज यू आर इन सेकेंड ईयर एमबीबीएस, अभी आपका उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, बीइंग अ डॉक्टर एक्सपोजर नहीं है। बट जो लोग आगे एमबीबीएस कर चुके हैं, इंटर्नशिप हो गया है, तो उनका भाई बहुत अच्छा एक्सपोजर आ जाता है अगर तो उन्होंने इंटर्नशिप ईमानदारी से की है तो। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि ये टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से जान लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बहुत सारे कॉमन ऐसे कंडीशंस हैं जिनका ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। So moving on to introduction, these the word is derived from the Greek word autos. Auto हम लोग सब जानते हैं मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो रिक्शा मतलब सेल्फ चलने वाला रिक्शा। ठीक है, और एकोज मीन्स क्या होता है, रेमेडीज मतलब ठीक करने वाली चीज। ठीक है ना, तो खुद ब खुद हील करने वाली चीजों को ग्रीक में बहुत बार क्या बोलते थे, ऑटोज एक्वाज, है ना, मतलब सेल्फ हीलिंग रेमेडीज। सो दीज आर डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ सेल एंड हैविंग इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी बट जनरली एक्टिंग लोकली। जनरली ये क्या होता है, लोकली एक्ट करता है और डाइवर्स वैरायटी ऑफ सेल्स है जो काम करता है। ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल हार्मोन्स बट हैव डिफरेंसेस विद द हार्मोन। तो ये जनरली क्या है, लोकल हार्मोन्स हम लोग इसको बोल देते हैं, बट बीइंग प्रॉपर डेफिनेशन अगर तुम देखोगे तो हार्मोन से ये अलग है ना। क्लासिफिकेशन में देखोगे तो अमीन्स है जिसमें कि तुम्हारा हिस्ट अमीन आता है ना, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसको कि हम लोग 5-HT भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकता है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोक्सेन्स A2 है ना, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर पैफ। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं आपको पढ़ना है और जानना है। पॉलीपेप्टाइड्स में अगर देखोगे तो एंजियोटेंसिन्स, काइनिन्स और वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स। वीआईपी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नहीं सोचना है इसको, है ना। दीज आर वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा साइटोकाइंस भी होते हैं। तो ये वो 3 ग्रुप है जिसमें कि इनका केमिकली क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट इज अमीन्स, सेकंड इज लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड थर्ड इज योर पॉलीपेप्टाइड, जिसमें एंजियोटेंसिन्स, काइनिन्स और वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड एंड साइटोकाइंस आते हैं। तो बाई फिगर तुम समझ सकते हो इसका बेस मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड हिस्टीडीन। और हिस्टीडीन पर जब डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है तो क्या बनता है, हिस्टामिन। और हिस्टामिन इन प्रेजेंस ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफेरेज इज कन्वर्टेड इनटू एन मिथाइल हिस्टामिन, और ऑक्सीडेज इसको फिर तोड़ के क्या कर देता है, मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। डायरेक्टली भी डायमाइन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में इमिडाजोल एसिटिक एसिड कन्वर्जन हो सकता है। तो इस तरह से हिस्टामिन बनता है और इस तरह से ये दो एंजाइम है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज और डायमीन ऑक्सीडेज। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एमसीक्यू में अक्सर पूछता है कि विच आर द एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन हिस्टामिन। ठीक है, तो उसमें ए और बी दोनों आंसर रहेगा। तो जनरली आप देखना सी में बोथ ए एंड बी रहेगा और वो आंसर होगा, दैट इज डायमीन ऑक्सीडेज एंड एन मिथाइल ट्रांसफरेज।
तो these are naturally occurring imidazole derivatives distributed in the mast cells, है ना। तो मास्ट सेल्स होते हैं बॉडी में जिनका डीग्रैनुलेशन अगर होता है तो उसके कारण वो हिस्टामिन क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और कुछ नॉन मास्ट सेल्स भी होते हैं जिनमें होता है। तो इनका सिंथेसिस, स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कम से कम एक स्टेप तुमको मालूम होना चाहिए कि हिस्टिडीन के को जो है जब डाइकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हिस्टामिन एंड एन मिथाइल ट्रांसफेरेज और डायमीन ऑक्सीडेज इसका ब्रेक डाउन करा सकता है। ठीक है। सो हिस्टामिन क्या है, रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स बाय इम्यूनोजेनिक रिलीज, केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई से भी ये हिस्टामिन रिलीज हो सकता है। जैसे ये हम लोग बहुत बार केसेस ऐसा देखते हैं जो हम लोगों का अर्टिकारिया का केसेस ओपीडी में आता है। ठीक है ना। तो अर्टिकारिया में जो है ना, एक तुम्हारा ज्योग्राफिक एटोपी बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है ना। ठीक है। तो जैसा जैसा तुम मान लो किसी का पाम है आर्म में, मान लो इस तरह से, और अगर तुम उसके हाथ में जहां जहां तुम खींच दोगे ना लाइन, मान लो किसी चीज से इस तरह से कर दिए, तो अगर उस चीज से उसको एलर्जी है, जैसे मान लो कुछ कुछ लोगों को निकल से एलर्जी होता है। ठीक है। तो निकल से अगर एलर्जी है तो निकल का कॉइन या कोई नेल लेके अगर तुम मार्किंग बनाओगे और उसमें जैसे जैसे नाम लिख दोगे तो वैसा वैसा वहां वहां पे उसको व्हील्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो व्हील्स क्या होता है, व्हील्स को समझो। देखो, जब तुम डरमैट पढ़ोगे तो तुमको बहुत अच्छे से बताया जाता है ना, कि क्या होता है, लीजन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे एक सिंपल लीजन है जिसका कलर चेंज हो गया है तो उसको हम लोग मैक्यूल बोलते हैं। अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया और 1 to 2 mm हल्का सा उठा है तो उसको पैप्यूल बोलते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से अगर छोटा बड़ा हो गया है तो वो नोड्यूल हो जाता है। अगर उस नोड्यूल में पस आ गया तो वो पुस्यूल हो जाता है। तो व्हील जो है ना, एक थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा स्किन के ऊपर, और जब तुम फील करोगे उसको तो तुमको फील होगा कि हाँ ये स्किन से इसका थोड़ा एलिवेटेड है ना। तो उसको व्हील बोलते हैं। और जनरली बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, इन सारे सिचुएशंस में इचिंग बहुत होता है। तो अक्सर बरसात के मौसम में जब लोग भीगे रह जाते हैं उस टाइम में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कभी कभी तो पेशेंट पूरा बॉडी में व्हील्स लेकर के आते हैं। और कुछ कुछ पेशेंट को इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेलिंग ऑफ माउथ भी होता है। तो वो केस को हम लोग फिर एंजियो एडिमा बोलते हैं। ठीक है ना। तो अर्टिकारिया सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड अर्टिकारिया भी हो सकता है। तो सिंपल अर्टिकारिया तो एंटीहिस्टामिनिक से कंट्रोल हो जाता है, बट कॉम्प्लिकेटेड अर्टिकारिया में जनरली हम लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है। ठीक है। सो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलाई। सिमिलरली इम्यूनोजेनिक रिलीज भी इसका हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई चीज का इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण क्या होता है, हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है, रिलीज हो जाता है। तो एजेंट्स रिलीजिंग हिस्टामिन आर कंपाउंड 4850। एक्सपेरिमेंटल टूल था ये, बाद में फिर इसको नाम दिया गया मॉलिक्यूल का। और ड्रग्स का अगर हम लोग बात करें तो मॉर्फिन के कारण हो सकता है, सक्सिनिल कोलिन के कारण हो सकता है, डी ट्यूबोक्यूरिन जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है उसके कारण हो सकता है, रेडियो एक्टिव कंट्रास्ट के कारण हो सकता है। रेडियो कंट्रास्ट मीडिया जो हम लोग यूज करते हैं बहुत बार, जैसे मान लो CECT किसी का करना है तो CECT स्टैंड्स फॉर कंट्रास्ट एनहेंस्ड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, है ना। तो कंट्रास्ट उसमें दे रहे हैं, बहुत बार कंट्रास्ट देने के कारण एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जहां पे भी कंट्रास्ट दिया जा रहा है वहां पे एंटीहिस्टामिनिक्स का इंजेक्शन, एनाफाइलेक्टिक शॉक का मैनेजमेंट का इंजेक्शन वहां पे मौजूद होना चाहिए। और अगर नहीं है तो बहुत डेंजरस सिनेरियो है, कभी भी दे कैन लैंड अप इन ट्रबल और पेशेंट का जान भी जा सकता है इससे। तो सी दीज थिंग्स आर वेरी रिस्की थिंग्स। अगर तुम सही से मैनेज नहीं करोगे तो पेशेंट कैन डिटोरेट फर्दर। ठीक है। उसी तरह से पेंटामिडीन, पोलीमिक्सिन बी, डेक्स्ट्रान, और इन शॉर्ट में अगर तुमको बताऊं तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि क्या करा सकते हैं, हिस्टामिन का रिलीज करा सकते हैं। तो जब भी एंटीबायोटिक्स किसी को देना है तो सेंसिटिविटी टेस्टिंग करके देना है। क्या चीज़ करना है, सेंसिटिविटी टेस्टिंग। तो जब भी तुम एंटीबायोटिक लिखते हो तो सिस्टर को नीचे एडवाइस में लिख दो आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्टिंग, है ना। तो वो एक लो डोज में इंसुलिन सिरिंज से सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन उसका दे देगी, या इंट्राडर्मल देगी, सॉरी इंट्राडर्मल इंजेक्शन देगी। इंट्राडर्मल में क्या होगा, ब्लेब बनेगा। और उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट रुक जाना है। अगर पेशेंट को कोई इचिंग, व्हील फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, then only give the remaining dose of the injection. So venoms can also cause release of histamine. Drugs inhibiting histamine release are beta 2 agonist and mast cell stabilizers. तो इनको डिटेल में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्ट्स के बारे में तो मैंने पहले भी तुमको बता रखा है। और मास्ट सेल स्टेबलाइजर जैसे सोडियम क्लोमोग्राइकेट और कीटोटिफेन, ये सब भी यूज होते हैं। एस्थमा के केसेस में बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है।
तो रिसेप्टर्स अगर हम लोग देखेंगे तो H1 to H4 रिसेप्टर्स हम लोगों का होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दीज आर प्रेजेंट, H1 इन प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स, है ना, कॉन्ट्रैक्शन पे वैसोडाइलेटेशन कराएगा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा, CNS में ट्रांसमीटर का काम करता है, और सेंसरी नर्व इम्पल्सेस में पेन और इचिंग कराता है, ठीक है ना। पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और IP3 डैक के थ्रू भी काम करता है, विच कैन ऑल्सो एक्ट थ्रू रिलीज ऑफ कैल्शियम, है ना, और PKC एक्टिवेशन के कारण भी हो सकता है। इसके एगोनिस्ट कौन है, 2 मिथाइल हिस्टामिन, और एंटागोनिस्ट अगर देखोगे तो क्लोरफेनिरामिन, विच इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड एंटागोनिस्ट इन OPD प्रैक्टिसेस, OPD वार्ड्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है क्लोरफेनिरामिन का, है ना। उसी तरह से अगर देखें तो H2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं, तो H2 रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में है, जो कि हम लोगों का बेसल जो एसिड सेक्रीशन होता है वहाँ पे H2 बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इट कैन ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, है ना। और जब तुम देखोगे कि इसको इनहिबिट कर देते हैं हम, तो हम लोगों का बेसल एसिड सेक्रीशन घट जाता है। तो सिमेटिडीन वाज अ फर्स्ट ड्रग विच वाज डेवलप्ड, इसके साथ बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आने लगे, तो फिर जो है रानिटिडीन जो है डेवलप किया गया, विच इज़ एन H2 एंटी हिस्टामिनिक, जो कि बहुत अच्छा हिस्टामिन को रोकता है। तो अगर हम रिसेप्टर को देखेंगे, रिसेप्टर मैकेनिज्म इज थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड साइक्लिक AMP, और इम्प्रोमाइड जो है, इम्प्रोमाइड इसका एगोनिस्ट है ना, डिमाप्रिट इसका एगोनिस्ट है। H3 का अगर हम लोग बात करें तो प्री साइनेप्टिक ब्रेन में माइंट्रिक प्लेक्सस पे काम करता है, न्यूरॉन में, है ना, और हिस्टामिन, नॉरेपिनेफ्रिन, एसिटिलकोलिन का क्या करता है, रिलीज कराता है। ऑल्सो इट लीड्स टू वैसोडाइलेटेशन वाया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, अगेन साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिक्रीज कैल्शियम इफ्लक्स भी करा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका एगोनिस्ट होता है। और क्लोबिन प्रोपिड जो है या थायोपेरामाइड जो है, इसका क्या है, एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो इम्प्रोमाइड मिडीन भी जो है इसका एंटागोनिस्ट होता है। तो हम लोगों को एक एक एगोनिस्ट, एक एंटागोनिस्ट कम से कम याद करके रखना है सब रिसेप्टर्स का, ठीक है। उसी तरह से अगर H4 हम लोग देखें तो दीज आर प्रेजेंट इन यूस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, एंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। और ड्रग्स का बात करें तो क्लोजापिन इज द agonist and thiopramine is the antagonist। H1 रिसेप्टर्स अगर ध्यान से तुम देखो तो कहाँ कहाँ होता है, H1 और H2 इन दोनों में से अगर देखोगे ना, तो H1 और H2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हम लोग क्लिनिकल यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो H1 रिसेप्टर्स क्या है, एक्सोक्राइन सेक्रीशन, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ नेजल एंड ब्रोंकियल म्यूकस रिजल्टिंग इन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, रिजल्ट्स इन सिम्टम्स ऑफ आस्थमा एंड डिक्रीज्ड लंग कैपेसिटी। तो H1 क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का भी काम करता है। उसी तरह से इंटेस्टिनल स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन रिजल्ट्स इन इंटेस्टिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया। सेंसरी नर्व एंडिंग पे भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये इचिंग और पेन कराता है। H1 और H2 रिसेप्टर का अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग इफेक्ट देखें, इट लोअर्स सिस्टमिक ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द पेरिफेरल रेसिस्टेंस एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रिपिज्म जो कराता है, ठीक है ना। तो दो तरह से हम लोगों का इफेक्ट आता है हार्ट पे, एक होता है आयनोट्रोपिज्म, एक होता है क्रोनोट्रोपिज्म। तो क्रोनोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू द रेट, ठीक है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और आयनोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा करेगा तो क्या होगा, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव करेगा। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारा आयनोट्रोप्स कब देखते हैं, सेप्टिक शॉक के केसेस में हम लोग देते हैं, जब पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि सेप्टिक शॉक में चला गया, ठीक है। और हार्ट रेट अगर मान लो किसी का लो है तो उसको पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक वाला ड्रग देते हैं, सो दैट हार्ट रेट क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। स्किन में अगर देखा जाए तो डायलिटेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी रिजल्ट्स इन लीकेज ऑफ प्रोटीन फ्लूइड इनटू द टिश्यू, जिसके कारण होता है तुम्हारा क्या, व्हील का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन स्किन दिस रिजल्ट्स इन क्लासिकल ट्रिपल रिस्पॉन्स, जैसे कि तुम्हारा व्हील फॉर्मेशन, रेडनिंग ड्यू टू लोकल वैसोडाइलेटेशन एंड अ फ्लेयर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो या रेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाल लगेगा स्किन, पूरा उसका रेडिश पूरा रहेगा, और लोकल वैसोडाइलेटेशन होगा, व्हील्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो व्हील्स हमेशा स्किन से क्या होगा, थोड़ा सा उसका हाथ उठा हुआ रहेगा उसके ऊपर, तो अगर आप हाथ उस पर फेरोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ उठा हुआ है, और बहुत ज़्यादा होगा तो आँख से ऐसे ही विजिबल हो जाएगा। H2 रिसेप्टर स्टमक में होते हैं, जिसके कारण स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl होता है, समझे ना। और इसको बेसल सेक्रीशन जो होता है स्टमक में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है। इसीलिए जब भी हम लोग एसिलॉक या रेनिटिडीन दवा देते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को रात में ले, वो
HS, है ना, नाइट में। तो नाइट में लेने से बेनिफिट क्या होगा कि जो बेसल सेक्रीशन है एसिड का वो घटा सकता है। रोल इन ह्यूमंस अगर हम लोग देखें तो गैस्ट्रिक एसिड में मैंने जस्ट तुमको बताया H2 एंटीहिस्टामिनिक जो है वो क्या कर रहे हैं, एसिड डिक्रीज कर रहे हैं। एलर्जी में तुम्हारा H1 रिसेप्टर पे एक्ट करने वाला ड्रग तुमको देना है, और बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेमेशन है तो भी H1 रिसेप्टर्स का तुम दोगे तो एंटागोनिस्ट दोगे तो क्या होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी दिखाएगा, है ना। और अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो स्टेरॉइड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, विच आर वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ठीक है ना। यूजेज नो क्लिनिकल यूज देयर वर डायग्नोस्टिक, जैसे कि हिस्टामिन का जो तुम्हारा ऑगमेंटेड अगर तुम देखोगे तो हिस्टामिन ऑगमेंटेड टेस्ट हम लोग करते हैं, टेस्ट फॉर फ्रियोक्रोमोसाइटोमा या टेस्ट फॉर एलर्जी। बट हिस्टामिन बहुत डेंजरस मॉलिक्यूल है, हम लोग इसको यूज़ किए हैं लैब में टेस्टिंग के लिए बहुत बार, या तुम्हारा जो एक डेल्स apparatus होता है उसमें डाल करके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन चेक किया जाता है। बट बहुत ज़्यादा इसको मतलब कि जुडिशियसली और केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हिस्टामिन एक्सपोजर स्किन से हुआ ना तो स्किन से भी बहुत रियडली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इनफैक्ट बोला जाता है कि जो लेटेक्स ग्लव्स होता है उसके बजाय रबर ग्लव्स यूज़ करके और उसके बाद इसको टच किया जाए या काम किया जाए, क्योंकि अगर वो स्किन के कांटेक्ट में आया तो तुरंत एनाफाइलैक्सिस भी करा सकता है और उसके कारण डेथ भी हो सकता है। तो बीटा हिस्टीन का अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ ओरली एक्टिव हिस्टामिन, जो कि हम लोग वर्टिगो में यूज़ करते हैं। गिडीनेस लेके अक्सर पेशेंट ओपीडी में आता है, चक्कर आ रहा है, हमको बैठ नहीं पा रहे हैं, लेट रहे हैं तो भी लग रहा है कि पूरा दिमाग पूरा सर घूम रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिगो बोलते हैं। तो बीटा हिस्टीन हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ड्रग फॉर वर्टिगो। बट एलर्जी वाला पेशेंट्स में हम लोग इसको जनरली अवॉइड करते हैं, है ना। तो बहुत कॉमन नाम है इसका वर्टिन, इसी से नाम पड़ा है इसका। वर्टिन टैबलेट एक आता है 16 mg 8 mg का आता है, ठीक है। तो वर्टिन जो है वर्टिगो में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इट इज़ एक्चुअली बीटा हिस्टीन। अब क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स का तुम देखोगे तो शुरू में जो जनरेशन आया ना उसको फर्स्ट जनरेशन बोले, फिर जो सेकंड में आया वो सेकंड जनरेशन हुआ। तो जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो खराब है और जो फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन का ड्रग है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो फर्स्ट जनरेशन का जो ड्रग था उसमें क्या था, सीडेशन बहुत ज़्यादा था। बट अगर कोई मान लो कि पेशेंट है एडमिटेड है वार्ड में या आईसीयू में और उसमें सीडेशन मेरे लिए कोई इशू नहीं है, तो हम जो है फर्स्ट जनरेशन का मेडिसिन भी रियडली यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। उसी तरह से तुम बहुत बार एंटीबायोटिक जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि सेफेलोस्पोरिन्स में जनरेशन वाइज आया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो लोगों को ऐसा लगता है कि फोर्थ जनरेशन का मॉलिक्यूल, फिफ्थ जनरेशन का बहुत अच्छा बहुत एडवांस मॉलिक्यूल होगा, उसको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जनरेशन उसमें जो डिवाइड किया गया है उसमें जो तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों को कवरेज देते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को पूरा कवरेज देते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता है ग्राम नेगेटिव कवरेज बढ़ता जाता है, ग्राम पॉजिटिव कवरेज घटता जाता है। तो अगर हम मिक्स्ड इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं और बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, तो वहां पे भी रियडली हमको क्या करना है कि फोर्थ जनरेशन का ना यूज करके सेकंड जनरेशन का मॉलिक्यूल यूज करना है, सो दैट दोनों का कवरेज हमको बहुत अच्छा मिल जाए। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गया है तुमको कि जनरेशन से मॉलिक्यूल को अच्छा और खराब लेबल नहीं करना है। जैसे हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ ना भाई कि ये फोर्थ जनरेशन मोबाइल है या फोर्थ जनरेशन 5G चल रहा है, तो 4G से नो डाउट ये अच्छा है, ठीक है। तो वहां पे तो ये बात एप्लीकेबल है, बट फार्माकोलॉजी में ये बात एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन मॉलिक्यूल अगर हम लोग देखें तो डाइमेन हाइड्रेनेट, डाइफेनाइल हाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन सब आजकल यूज होता है। सिप्रोहेप्टाडीन भी यूज किया जाता है, भूख नहीं लगता है जिन लोगों को, लॉस ऑफ एपेटाइट का, तो ये क्या है, एपेटाइट स्टिमुलेटिंग भी ड्रग इसको मानते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से सिनरीजीन बहुत जगह पे यूज होता है। तो डोजिंग इसका दिया हुआ है, डोजिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स बट फॉर पीजी स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लिनिकली अगर आप याद रखते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 4 से 6 घंटा ऑलमोस्ट सबका होता है। एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, डाइमिन एंड हाइड्रेमिनेट में तो डी मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ बहुत प्रोमिनेंट होता है, इन सबको लेने से मुंह सूखने लगता है, एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलता है। उसी तरह से सीडेटिव एक्शन जो है डाइमिन हाइड्रेनेट का, डाइफेनाइल हाइड्रामीन का बहुत हाई है, देखो 4+ में तुम्हारा सीडेटिव एक्शन है। और तुम देखोगे कि हायर जनरेशन में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो सीडेशन क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो अगर हम डोज का बात करें क्लोरफेनिरामीन का तो 4 to 8 होता है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स हो गया, देखो है ना। एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट देखो कम गया और सीडेशन भी क्या हो गया, कम गया। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ रहा है। उसी तरह से एक मेग्लीजीन है जिसको तुम वंस डेली डोजिंग पे भी आराम से दे सकते हो, ठीक है ना।
पहले भी मैंने बताया कि 4 हाफ लाइफ्स अगर कोई मॉलिक्यूल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, फिनिश हो गया बॉडी से, ठीक है। अब इसका जो इफेक्ट है वो परसीवेबल नहीं होगा, ठीक है ना, इफेक्ट खत्म। बट अगर मान लो कि उसका हाफ लाइफ ज़्यादा है तो 24 घंटा से में उसका पूरा इफेक्ट खत्म नहीं होता है, और उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल दे देते हैं। तो अब आते हैं सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन का मॉलिक्यूल्स अगर तुम देखोगे तो फेक्सोफेनाडिन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, लोराटिडिन, डेसलोराटिडिन और एजेलास्टिन सब अभी क्लिनिकल यूज में है। एजेलास्टिन का बहुत अच्छा स्प्रे आता है जिन लोगों को भी एलर्जिक राइनाइटिस का हिस्ट्री है ना, और बहुत ज़्यादा उनको नाक में राइनाइटिस का फीलिंग होता है, लगता है पूरा छिलाया हुआ है, सुबह सुबह उठने के बाद बहुत छींक आता है, तो एजेलास्टिन एज अ स्प्रे भी आता है, बहुत बार सिंगली भी आता है और फ्लूटिकासोन के कम्बिनेशन में भी आता है, जिसको आप नाक में मार करके अपना राइनाइटिस कम कर सकते हो। लोराटिडिन, डेसलोराटिडिन बच्चों के लिए बहुत यूज होता है। सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा अभी होगा आप लोगों के बीच में जिसने कभी ना कभी सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन ना यूज किया हो, ठीक है। उसी तरह से फेक्सोफेनाडिन इज ऑल्सो सेकेंड जनरेशन, बट इससे सीडेशन एकदम नहीं होता है। देखो इसमें तो तुम्हारा सेट्रिजिन में फिर भी थोड़ा सीडेशन तो ये कराता है, सबको नहीं कराता है। जैसे मैं खुद पर्सनली सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन दोनों लिया हूँ, बट उतना सीडेटिव इफेक्ट नहीं मुझे फील हुआ। बट 20% ऑफ द पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ सीडेशन, एंड दैट इज द रीजन वी जनरली प्रिस्क्राइब सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन एट नाइट, सो दैट अगर सीडेशन हो भी तो बंदा सो रहा है, उसको उतना इफेक्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। बट इसका इफेक्ट क्या है, लंबा रहता है, और इसके वजह से बहुत बार दूसरा दिन उसको सीडेशन का फीलिंग आ सकता है, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन अगर हम लोग देखें, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ बताते हैं पेशेंट, तो दिस इज वेरी हाई इन प्रोमेथाजीन, डाइफेनाइल हाइड्रामीन, है ना, सिप्रोहेप्टाडीन, जो कि जनरली तुम देखो सब फर्स्ट जनरेशन वाला सब है। ये लो हो जाता है क्लोरफेनिरामीन और हाइड्रोक्सीजीन में, या ट्राइप्रोलिडीन में, साइक्लिजीन में, है ना, लो हो जाता है। मगर ये सब जो मॉलिक्यूल है, फेक्सोफेनाडिन, एस्टेम्यूसोल, लोराटिडिन, सेट्रिजिन, इस सब में क्या है कि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट बहुत घट जाता है। तो इस वजह से आज क्या हो गया, अगर अफोर्डेबिलिटी है पेशेंट का, तो हमेशा हम लोग सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो सीडेटिव इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो सेकेंड जनरेशन में तुम देखो सेट्रिजिन में ज़्यादा है, जो मैंने तुमको अभी बताया भी कि इस सब मॉलिक्यूल में अगर तुम देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसका है, सेट्रिजिन का है, ठीक है। ये उतना क्लिनिकली यूज नहीं होता है, मगर फेक्सोफेनाडिन और लोराटिडिन यूज होता है। तो अगर तुमको जब भी अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, देखो हम क्यों बोल रहे हैं अफोर्डेबिलिटी, हम बता रहे हैं। सेट्रिजिन एक टैबलेट अगर तुम लेने जाओगे ना, तो तुमको नियर अबाउट अच्छा मॉलिक्यूल तुमको मिल जाएगा 3 से 4 रुपये में, पर टैबलेट में बात कर रहा हूँ। बट यही अगर तुम फेक्सोफेनाडिन लेने जाओगे ना, तो तुमको एक टैबलेट कम से कम 20 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक पत्ता अगर कोई ले रहा है तो उसको अराउंड 200 पड़ रहा है, और यहाँ पे अगर कोई एक पत्ता ले रहा है तो उसको 35-40 रुपये में हो जा रहा है, ठीक है। तो डेली वेज वर्कर है, पुअर पेशेंट है, मतलब उसको तुमको लिखना ही है, तो तुम थोड़ा सा बता के उसको लिख सकते हो, ऐसा मॉलिक्यूल लिखो जो अफोर्ड कर सके। बट अगर जो लोग मान लो क्रिटिकल सिचुएशन में काम करते हैं, वर्किंग इन प्लेसेस वेयर जहाँ पे रिस्क है, हाई राइज में काम करते हैं, या हेवी मशीनरी ऑपरेट करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, लॉरी ड्राइवर्स हैं, तो उनको हमेशा क्या देना है, फेक्सोफेनाडिन देना है। इसीलिए जो हिस्ट्री होता है वर्क प्लेस का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन अगर हम लोग देखें तो हिस्टामिनिक्स वेरी ओनली क्वांटिटेटिवली इन देयर एक्शन, है ना। तो एंटागोनिज्म ऑफ हिस्टामिन क्या है, इफेक्टिवली ब्लॉक द स्पाज्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन इन स्मूथ मसल, जिसके कारण जो ट्रिपल रिस्पॉन्स मैंने जो शुरू में बताया था कि क्या क्या होगा ट्रिपल रिस्पॉन्स में, व्हील फॉर्मेशन होगा, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है ना, और क्या आएगा, रेडनेस आएगा, ठीक है। तो ये तीनों को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो डिक्रीज हिस्टामिन इंड्यूस्ड एड्रेनलिन रिलीज फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, ठीक है। डू नॉट अफेक्ट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सो एंटी एलर्जिक एक्शन इज सीन, मैनिफेस्टेशन ऑफ इमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शन आर जनरली डिक्रीज्ड। CNS इफेक्ट अगर हम लोग इसका देखें तो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंटी हिमेटिक, है ना, एंड डिप्रेशन बट एक्टिवली डिपेंड अपॉन द ड्रग, ठीक है। तो जो ड्रग है उसके हिसाब से, अब मान लो तुम किसी को फेक्सोफेनाडिन दोगे तो नहीं होगा, वहीं अगर तुम क्लोरफेनिरामिन दोगे तो होगा, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन कर सकता है, एफिनिटी टू द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। प्रोमेथाजीन एंड फ्यू अदर्स डिक्रीज द ट्रेमर्स, रिजिडिटी एंड सिंड्रिया ऑफ
पार्किंसंस डिजीज, तो ये हम लोग पार्किंसंस में भी प्रोमेथाजीन को बहुत जगह पे यूज करते हैं, है ना। कॉमन नाम फेनार्गन है इसका। छोटे बच्चों में इसको एंटी हिस्टामिनिक के तौर पे भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सिरप्स आता है इसका प्रोमेथाजीन को, और पार्किंसंस में टैबलेट भी हम लोग यूज करते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स डिफर क्वांटिटेटिवली, इसका है ना, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कैसा है, क्वांटिटेटिवली डिफर करता है। उसी तरह से अगर फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे तो बहुत अच्छा ओरल एब्जॉर्प्शन है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ रहा, बिकॉज कोई भी ड्रग जो ओरल इजीली लिया जा सकता है वो ओपीडी बेसिस पे उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में है, एंड सम लाइक टर्फेनाडीन एंड एस्टिमाजोल आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4। क्यों बताया गया ये, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, है ना। वहाँ पे क्या है, अगर तुम्हारा इसके साथ मेटाबॉलिज्म हो रहा है और इसका अगर कोई इनिबिटर आ गया तो फिर टर्फेनाडीन और एस्टिमाजोल का क्या होगा, लेवल बढ़ सकता है। हेंस कैन प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शन। साइड इफेक्ट अगर हम लोग देखें, फ्रीक्वेंट होता है बट माइल्ड विथ फर्स्ट जनरेशन, सीडेशन, डिक्रीज्ड अलर्टनेस, है ना, एंड लाइट के कारण क्या होगा, मतलब अजीब सा फीलिंग होगा। अलर्टनेस और कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। लाइट हेडनेस फील होता है, और मोटर इनकोऑर्डिनेशन भी बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। फटीग, टेंडेंसी टू फॉल, ये सब मतलब देखने को मिलेगा तुमको। उसी तरह से एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ड्रग एलर्जी और सेंट्रल एक्साइटेशन विद टॉक्सिक डोजेस भी हो सकता है। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट। अगर फोटोग्राफ में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। सबसे ऊपर क्या होगा, ड्राउजीनेस, है ना, लाइट हेडनेस फील होगा। उसी तरह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो सकता है। टैकीकार्डिया करा सकता है, प्रेशर कम कर सकता है, और वर्टिगो करा सकता है, ठीक है। उसी तरह से ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, और इंक्रीज्ड एपेटाइट, जिसके लिए हम लोग सिप्रोहेप्टाडीन को यूज भी करते हैं, है ना। सिप्रोहेप्टाडीन टैबलेट में प्रैक्टिन नाम से भी आता है। साइपॉन सिरप बहुत कॉमनली यूज सिरप है, ठीक है। तो एक ब्रांड है जिसका नाम हंगरी है, ठीक है। तो ये दिया जाता है सो दैट एपेटाइट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बच्चों में भी यूज़ करते हैं बहुत बार, क्रॉनिक डिजीज के कारण जो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है वहाँ पे भी ये यूज़ करते हैं। तो थेरेप्यूटिक यूजेज इज इन वेरियस एलर्जिक डिसऑर्डर, सिम्टोमेटिक रिलीफ बाय इंसेक्ट बाइट या आईवी पॉइजनिंग में भी देते हैं। कॉमन कोल्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एंटी इमेटिक। उसी तरह से वर्टिगो में बहुत अच्छा यूज है इसका, ठीक है, सर जो चक्कर मारता है। उसी तरह से प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर हम लोग देते हैं, सो दैट सेक्रीशंस बिकम ड्राई। सेक्रीशंस को हम लोगों को क्या करना है, ड्राई करना है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। पार्किंसनिज्म में यूज़ है, और एंटीहिस्टामिनिक है। तो खांसी जो एलर्जिक कफ होता है, तो एलर्जिक कफ में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू ऑटोकॉइड्स, नेक्स्ट पार्ट दैट इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, जो हम लोगों का मेन मॉलिक्यूल है ना। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन क्या है, हैज डाइवर्स फार्माकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल विच इंक्लूड्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, रेगुलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, प्लेटलेट फंक्शन को भी ये क्या करता है, वाया पैफ इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो अ मीडिएटर ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम, एंड इट हैज गॉट अ रोल इन माइग्रेन 5-HT, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और बायोसिंथेसिस अगर हम लोग देखें तो इट इज प्रेजेंट इन वेरियस साइट्स लाइक GIT, प्लेटलेट्स, लंग्स, बोन मैरो, पीनियल ग्लैंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिलेज काम करता है, तो क्या बनता है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन। और ये जो है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयर आर 7 मेन टाइप्स एंड 14 सब टाइप्स, एंड ऑल आर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स फैमिली। ये मुझे याद है एक बार MCQ में ये पूछा था, है ना, कि हिस्टामिन्स एक्ट वाया 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन्स एक्ट वाया विच फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स, दैट इज ऑप्शन में क्या था, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये इसके थ्रू ही काम करता है। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन का 5 सब टाइप्स है, प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, function as autoreceptors and all decrease the adenyl cyclase level। 5-HT 1A 1B और 1D तक ऐसे करके पूरा इसका 5 अलग अलग सब टाइप्स है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल प्रेजेंट इन द रैफे, एंड इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा मूड और बिहेवियर में भी चेंजेस आता है। तो इस वजह से हम लोग बुस्पायरॉन जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से 5-HT 1B और 1D जो है सेरिब्रल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जैसे कि सुमाट्रिप्टन एगोनिस्ट जो है उस रिसेप्टर्स का। तो सुमाट्रिप्टन हम लोग यूज करते हैं, ये माइग्रेन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बिकॉज माइग्रेन का कॉज क्या है, माइग्रेन का कॉज इज वैसोडाइलेटेशन, समझे ना।
तो माइग्रेन इज बिकॉज ऑफ वैसोडाइलेटेशन। तो अगर कोई वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा तो माइग्रेन हेडेक में क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन सुमाट्रिप्टन यूज किया जाता है माइग्रेन में। तो 5-HT2 3 subtypes are present in the periphery and central nervous system, एंड स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। एंड 5-HT2A जो है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉजेज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी काम करता है। और केटन सेरीन जो है इसका क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो बहुत बार हम लोग इसको देते हैं सो दैट एंटागोनिज्म कैन बी यूज्ड क्लिनिकली। 5-HT2C का अगर हम लोग देखें तो ये वैसोडाइलेशन कराता है। अगर 5-HT3 रिसेप्टर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी इमेटिक्स में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो 5-HT3 जो है कहाँ काम करता है, ब्रेन में रहता है। और अंडेनसेट्रॉन, पैलेनोसेट्रॉन है ना, ग्रैनीसेट्रॉन। तो सेट्रॉन वर्ड जहाँ भी आ रहा है याद रखना 5-HT3 एंटागोनिस्ट ही होगा, ठीक है। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्या करता है, वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इमेटिक एजेंट्स जो तुम्हारा डायरेक्ट ब्रेन पे काम करते हैं। और तुम्हारा जब कीमोथेरेपी होता है पेशेंट्स का, कैंसर पेशेंट्स का, तो कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग को भी ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। सो दीज आर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, एरिया पोस्ट्रीमा में प्रेजेंट होता है, सेंसरी एंड एंटरिक नर्व्स में भी होता है। और ऑन्डेनसेट्रॉन इसका मेन एंटागोनिस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में इसमें एग्जाम में पूछा है ना। लोकल एग्जाम जो तुम्हारा अपना एग्जाम्स होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, उसमें भी पूछता है, ये पीरियोडिकल्स में भी आता है, ठीक है। एंड 5-HT4 जो है तुम्हारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों पे काम करता है। इट स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्सिस एंड एम्पटिंग, जिसके कारण मोसाप्राइड, सीसाप्राइड जो है यूज होना शुरू हुआ। दीज आर प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ये जो है प्रोकाइनेटिक एजेंट है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी एनहांस करता है। और जिसके कारण क्या होगा कि अगर किसी को बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बॉल मूवमेंट उसका अच्छा नहीं रहता है, पेट बहुत भारी भारी बता रहा है, तो उस केस में मोसाप्राइड और सीसाप्राइड को हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरलाइजेशन ऑफ एक्शन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारा रिसेप्टर्स बहुत जगह प्रेजेंट है और अलग अलग तरह से काम कर रहा है। तो हम लोग क्या है, नर्वस सिस्टम में पहले देख लेते हैं, उसी तरह से जीआईटी में देख लेंगे, रेस्पिरेटरी में देख लेंगे। तो अलग अलग सिस्टम पे एज अ होल क्या काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व इन मूड, बिहेवियर, स्लीप, डिप्रेशन, पेन परसेप्शन को भी चेंज कर सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी पे भी इन्फ्लुएंस डालता है, हीट रेगुलेशन में भी इसका रोल है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सेंटर में जो थर्मोस्टैट हम लोग का, उस पर भी इफेक्ट डालता है। एंड मूड को चेंज कर सकता है। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब मूड को चेंज करने वाला डिसऑर्डर, जैसे कि सिजोफ्रेनिया है ना। वोमिटिंग में भी इसका 5-HT3 रिसेप्टर के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वोमिटिंग को कम करता है। उसी तरह से जीआईटी में अगर हम लोग देखें तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ा रहा है, जैसे इसकी वजह से हम लोग इसको एज अ प्रोकाइनेटिक यूज कर रहे हैं, है ना, पेट को जल्दी खाली करा सकते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट 5-HT2 पे आता है, इनडायरेक्ट 5-HT3 एंड वाया 5-HT4 जीआईटी में देखने को मिलता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या कराएगा, देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है एक्सेप्ट इन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को और ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है ऑन आईवी इंजेक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन भी ये कराता है। हैज़ अ रोल इन माइग्रेन, रेनॉल्ड्स फिनोमेना और वेरिएंट एंजाइना में इसका यूज़ को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। बिकॉज क्या है तुम्हारा, ये क्या करा सकता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है, ठीक है। तो माइग्रेन में तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा जगह जहाँ पे तुम्हारा क्या है कि ऑलरेडी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, तो अगर तुम ये मॉलिक्यूल्स देते हो तो और ज़्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण जो आर्टरी का साइज है वो घट सकता है और वर्सन हो सकता है डिजीज, ठीक है। तो एक सिंगल अगर इसमें हम लोग देखें टेबल में तो कैरेक्टरिस्टिक सेरोटोनिन सिंड्रोम और हाइपरथर्मिक सिंड्रोम का अगर देखोगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम किसके कारण होता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेकंड क्लास एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, लेनेजोलेट ड्रग्स है ना, जैसे कि एंटीबायोटिक है लेनेजोलेट, ट्रामाडोल जो कि बहुत अच्छा पेन किलर है, मेपिरिडीन, फेंटानिल बहुत अच्छा ओपिएट ग्रुप का पेन किलर है, ऑन्डेनसेट्रॉन 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, सुमाट्रिप्टन माइग्रेन में यूज होता है। तो ये वो प्रेसिपिटेटिंग ड्रग्स हैं जो सेरोटोनिन सिंड्रोम करा सकते हैं। अब सेरोटोनिन सिंड्रोम होता क्या है, देखो ये तीनों ही कंडीशन तुमको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यू में तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है, तो तुमको एक पूरा सिम्टम्स दिया हुआ रहेगा। जैसे एमसीक्यू में बोलेगा कि पेशेंट प्रेजेंट्स विथ हाइपरटेंशन, ट्रेमर्स, क्लोनस, हाइपरथर्मिया एंड हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स। जब तुम ऑस्कल्टेट करोगे एब्डोमेन तो साउंड्स, बाउल साउंड्स बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, है ना।
तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये क्या चीज़ का प्रेजेंटेशन तुमको लग रहा है? तो आंसर क्या होगा? सेरोटोनिन सिंड्रोम, ठीक है ना। तो थेरेपी में क्या दे सकते हो तुम? बेंजोडाइज़ेपिन दे सकते हो। इंट्यूबेशन वेंटिलेशन का भी ज़रूरत पड़ जाता है बहुत बार सीरियस पेशेंट्स में। और सिप्रोहेप्टेडीन से क्या करना है हम लोग को? ब्लॉक करना है। 5-HT2 ब्लॉक विथ सिप्रोहेप्टेडीन एंड क्लोरप्रोमेजिन। उसी तरह से न्यूरोलेप्टिक मालिग्नेंट सिंड्रोम होता है, जो कि D2 ब्लॉकिंग एंटीसाइकोटिक्स जब हम लोग पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट न्यूरोलेप्टिक मालिग्नेंट सिंड्रोम लेके आता है, ठीक है। तो D2 ब्लॉकर जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत कॉशन बरतना चाहिए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट का क्या रहेगा? पार्किंसंस के जैसा पूरा उसका सीवियर सिम्टम्स होगा, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, एकाइनेजिया, है ना। और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा एंड नॉर्मल टू रिड्यूस्ड वॉवल साउंड। तो दिस इज द पॉइंट which can differentiate between neuroleptic malignant syndrome and serotonin syndrome, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इज डाइफेनहाइड्रामीन, पैरेंटरल आईवी दे देते हैं हम लोग, कूलिंग करना है, टेम्परेचर कम करने के लिए। और बेंजोडाइजेपिन सिडेशन के लिए देंगे। उसी तरह से मालिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक कंडीशन है जो बहुत बार ओटी में होता है, क्योंकि वहाँ पे वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स हम लोग देते हैं और सक्सिनाइल कोलिन पैरालाइटिक एजेंट है जो मसल रिलैक्सेंट है वो देते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है? पेशेंट को मालिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है। और ये कैसे प्रेजेंट करेगा? प्रेशर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद मसल रिजिडिटी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा विद इन मिनट्स। कंट्रोल कैसे करेंगे? वाया डेंट्रोलिन और आइस पैक कूलिंग भी यूज़ किया जाता है इसमें। आइस पैक्स को पेशेंट का अंडर आर्म्स में डाल दिया जाता है ना, पैर पे, जांग पे डाल दिया जाता है, सर धुला दिया जाता है, सो दैट टेम्परेचर जल्दी घटाया जा सके। और याद रखना, मालिग्नेंट हाइपरथर्मिया में पैरासीटामोल यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन जो है वो टेम्परेचर का वो मसल्स से है वो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट से नहीं हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे पैरासीटामोल यूजफुल नहीं होगा। मालिग्नेंट हाइपरथर्मिया में ऑलवेज यूज डेंड्रोलिन, ठीक है। 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट का अगर हम लोग बात करें तो बुस्पाइरोन इज अ वेरी कॉमन एगोनिस्ट, है ना। उसी तरह से ये एंजियोलाइटिक भी है, ये भी याद रखना है। इसीलिए क्या है तुम्हारा, साइकेट्रिक पेशेंट्स को हम लोग एंजाइटी कम करने के लिए देते हैं। इसका बहुत सारा कॉन्जीनियर्स आगे डेवलप होकर के आ गया, जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उस टाइम में बताएंगे। उसी तरह से सुमाट्रिप्टन और उसका कॉन्जीनियर्स कहाँ यूज हो रहा है? माइग्रेन में यूज हो रहा है। सीसाप्राइड, रेंजाप्राइड 5-HT4 पे काम करता है, जीआई मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में यूज होता है। टेगासेरॉड कहाँ पे काम करता है? 5-HT4 में, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका यूज है, ठीक है ना। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। उसी तरह से डेसफेनफ्लुरामीन तुम्हारा एपेटाइट डिप्रेसेंट है ना। तो इसको हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों को वेट लॉस कराना रहेगा, बट अभी तक इसका ड्रग का अप्रूवल नहीं आया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑलवेज ट्राई टू यूज दीज ड्रग्स वेयर दे आर इंडिकेटेड, ठीक है। उसी तरह से लाइसर्गिक एसिड डाइइथाइलअमाइड जो है वो तुम्हारा नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो एंजाइटी वाला पेशेंट जो आता है वो तुम्हारा उसमें तुम दे सकते हो उसको। उसी तरह से एर्गोटामीन तुम यूज कर सकते हो माइग्रेन में, है ना, 5-HT2 पे काम करता है। केटेंसेरिन का अगर हम देखें तो 5-HT2A और 2C पे काम करता है। इट्स कॉन्जीनर रिटेंसेरिन हैज मोर सेलेक्टिव एक्शन ऑन 5-HT2A एंड इनसिग्निफिकेंट एक्शन ऑन अल्फा 1, ठीक है। ऑन्डेनसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, दीज आर वेरी गुड एंटीइमेटिक एजेंट्स। आज से इसको याद कर लो एकदम। ओपीडी में हम लोग देखे हैं ना कि बहुत कम, मतलब अगर तुम आईपीडी का बात करो, इमरजेंसी का बात करो, तो बहुत बहुत कम मॉलिक्यूल्स में मैनेजमेंट हो जाता है ना। गैस्ट्राइटिस के लिए, वोमिटिंग के लिए, पेन के लिए मेडिसिन तुमको अगर अच्छे से आता है तो इमरजेंसी सिचुएशन तुम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी गुड एंटीइमेटिक एजेंट विच इज़ वेरी कॉमनली यूज। क्लोजापिन, ओलेंजिपिन भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्यूटीपिन बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, तो इसका भी बहुत कॉमनली यूज़ है। रेस्पेरिडोन हम लोग कहीं कहीं पे जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला है तो वहाँ पे हम लोग रेस्पेरिडोन यूज़ करते हैं। एर्गोट डेरिवेटिव्स अगर हम लोग देखें तो मिथाइल सर्जाइड है ना, एर्गोट पोटेंट 5-HT2 पे काम करता है, यूज्ड इन माइग्रेन, कार्सिनोइड ट्यूमर और पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी सिंड्रोम में, डंपिंग सिंड्रोम जो होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ब्रोमोक्रेप्टिन और एर्गोनोवेलिन का बहुत कम यूज़ है, बहुत रेयरली इसको यूज़ किया जाता है ना। जहाँ कहीं कहीं पे तुमको देखा गया है कि इसका यूज़ देखा गया है टाइप 2 डीएम में भी, डायबिटीज में भी, और भी कुछ कुछ बीमारी है जिसमें ब्रोमोक्रेप्टिन का यूज़ है, बट एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसके कारण इसका यूज़ नहीं करते हैं। सिप्रोहेप्टाडीन इज़ अ वेरी गुड एपेटाइट स्टिमुलेटिंग ड्रग, ठीक है ना। तो एपेटाइट को इंक्रीज करता है। वाइवा में अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि एनोरेक्सिया और वेट लॉस भी देखने को मिल रहा है, पेशेंट को एपेटाइट एकदम नहीं है, तो कौन सा ड्रग तुम दोगे, ठीक है। तो ये सब जो है मेन क्या है तुम्हारा, ड्रग्स है जो तुमको अच्छे से जानना है।
और इतना अगर तुम पढ़ लेते हो तो ऑटोकाइड्स का तुमको बेसिक कंसेप्ट पूरा पता चल जाएगा क्या है ये, और इतना जानना भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।